चलिए करें. Come to this question. So A Limited has issued convertible bonds which carries a coupon rate of 14%. Now each bond is convertible into 20 equity shares of company A. Prevailing interest rate is 8%. बॉन्ड 5 साल बाद कन्वर्ट होगा और अभी तो रिडीमेबल है 100 रुपीज पर. तो क्वेश्चन कहता है कैन यू जस्ट कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइस assuming its value is equal to its fundamental value. So as usual, your cash flow, discounting factor and present value. Now 8% is your discounting factor and 100 rupees being the face value. कितने साल का बॉन्ड है? 5 साल का. सो 14% डिस्काउंटिंग फैक्टर है तो 14 रुपीज और 100 रुपीज. कम ऑन. 124 प्रेजेंट वैल्यू बता रहे हो आप सर. ओके सो फर्स्ट में करंट मार्केट वैल्यू कम्स टू 124. सेकंड बिट पूछता है what should be the minimum market price of the share at which the bond holder should exercise the conversion option. So it's very important. अब मैंने आज अभी बॉन्ड की वैल्यू निकाली 124 और एक बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है? 20. तो कॉमन सेंस कैन आई से therefore the minimum conversion price of a share should at least be 124 being the bond price. और आज अगर मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूं तो मुझे को 20 शेयर मिलेगा. तो इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6.2. तो अगर आज एक शेयर का वैल्यू मिनिमम 6.2 रहता है तो इट मेक सेंस फॉर मी, वरना कोई मतलब नहीं आएगा. और थर्ड बिट कहता है क्या आप फिर से एज यूजुअल ड्यूरेशन निकाल सकते हैं क्या? सो कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन, your cash flow, discounting factor, present value. So 1 2 3 4 5 14 14 14 14 114. डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% है. प्रेजेंट वैल्यू और WX निकाल लो. सो आपको मिल जाएगा ड्यूरेशन. चलिए बना लीजिए. पहले फर्स्ट और सेकंड बिट कर लीजिए. Yes, what is your present value? 124. And what is your WX? 500. So 500 divided by 124. 4.03. कर लीजिए. डन सबका. चलिए उसके बाद आपने मुझे बोला एक क्वेश्चन रह गया. यस दिस क्वेश्चन. कम टू दिस क्वेश्चन. सो an inflow of 25 lakhs is to be invested in the following bonds. और आपको परसेंटेज दिया है कि भाई हर बॉन्ड में हमने कितना परसेंटेज लगाया है. वो कह रहे हैं द फेस वैल्यू ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इज 1000 एंड द YTM इज 9%. तो वो सिंपल इतना ही पूछना चाह रहे हैं कि कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड. पहले तो वो एंड व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड 1 if the interest rates fall to 7%. Now can I say they have already given me the duration of each and every bond. And यहाँ पर मैं देख सकता हूँ
कि मैंने हर बॉन्ड्स में कितना परसेंट इन्वेस्ट किया है। तो अगर मुझे मेरा पूरे बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन निकालना है, तो कहना है, जैसा बचपन में पोर्टफोलियो बेटा निकालते थे वेटेड, वैसा इसका भी निकलेगा। तो आइए, कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो। So 10.6 into 0.1, 6.9 into 0.27, 12.5 into 0.07, 2 into 0.50, 8.3 into 0.06. चलो, get me the duration. 5.296. 5.296, ये आपके पूरे बॉन्ड पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन है। Yes or no? Not feeling well? Not feeling well? Show. अच्छा, that's so nice. अच्छा टेक्निक है। So calculation of duration of bond portfolio आया सबका। अच्छा, उसके बाद there is one more thing ना, they have asked. Now they are asking कि what is the percentage change in the price of bond one अगर interest rate falls to 7%। अब आपको अगर ऐसा ढूंढना है तो कहना है, ऐसे हमें हमारे वही दिनों में जाना पड़ेगा, हमें वेरी गुड, हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अब बताइए, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है? ड्यूरेशन अपॉन 1 प्लस और हमें स्पेसिफिकली किसका निकालना है? बॉन्ड 1 का। सो उसका 10.6 है ड्यूरेशन, राइट और रॉन्ग? और आपका अभी वाईटीएम क्या था? 9%। सो गेट मी व्हाट विल बी द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या रहेगा? 9.72। तो अब हम निकाल सकते हैं ना, therefore change in bond price is equals to नेगेटिव साइन मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू, बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? गिर रहा है, 2% से गिर रहा है, तो हम नेगेटिव में लिखेंगे, और डेसिमल में लिखना है तो सो नाइस। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और बता दीजिए कितना परसेंट से बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा? 19, 19.44%। परफेक्ट, कंक्लूजन लिख लेंगे। therefore if interest rates increase by 2%, sorry decrease है, if interest rates decrease by 2%, if interest rate decreases by 2%, bond 1 will, bond 1 price will increase by, bond 1 price will increase by awesome 19.44%। कितना इजी है, क्लियर? तो पूरा याद है ना सर, ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी। यस, मेरे को जहां तक याद है लास्ट सेशन अपना पूरा इम्यूनाइजेशन पे था। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। यस, दिस क्वेश्चन इज आल्सो
नॉट डन। तो आ जाइए, द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ अ बैंक, आपको एक दो तीन चार पाँच पांच अलग अलग बॉन्ड्स दिए हैं और उनका परचेज भाव दिया है, ड्यूरेशन दिया है। वो पहले नीचे कह रहे हैं कि हमने सबके 5 करोड़ फेस वैल्यू के बॉन्ड्स उठाए हैं। तो पहले तो आप हमें सिर्फ इतना बता दो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी होगी। नाउ कैन आई से, अगर मुझे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो सबसे पहले जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 बॉन्ड, कैन आई से 5 करोड़ डिवाइड बाय 100 इंटू 106.5। बताइए इसमें मैंने कितने पैसे लगाए होंगे? 5.325 करोड़। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010 में 5 करोड़ डिवाइड बाय 100 इंटू 105, 5.25 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 5 करोड़ डिवाइड बाय 100 इंटू 105। ठीक है, एक मैंने कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 5 करोड़ डिवाइड बाय 100 इंटू 110, 5.5। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2032 5 करोड़ अपॉन 100 इंटू 10105। What is the actual investment? 26.37 crores। कर लीजिए कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बताइए, डन है? और उसके नीचे जो आपको बोला है, कैन आई से दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन। ये ऐसा सेम लास्ट टू लास्ट सेशन में भी एक बार आया था, जब हमने बताया था कि ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट में कैसा रिश्ता होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। थोड़ा ध्यान से बताना, अगर वो कह रहे हैं क्या एक्शन करना चाहिए अगर इंटरेस्ट रेट्स हमारे गिर गए हैं, 25 बेसिस पॉइंट से अगर इंटरेस्ट गिरता है, तो आपने कैसे बॉन्ड्स लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाले की शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो ओवरऑल बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा। इस बढ़ते हुए ड्यूरेशन को घटाना है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को बेचना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को खरीदना पड़ेगा। आइए मैं आपको लिखवाऊं, लिखेंगे सिनेरियो 1, इफ इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन बाय 25 basis point, if interest rates decline by 25 basis points, अंडरलाइन करके उसमें लिख दीजिए if
the interest rates decrease, if the interest rates decrease, comma, our bond portfolio duration will increase. Our bond portfolio duration will increase. Yes or no? In such case, to bring back the duration to its original position, to bring back the duration to its original position, we should sell long-term bonds. We should sell long-term bonds and buy short-term bonds. We should sell long-term bonds and buy short-term bonds. एक लाइन छोड़कर सिचुएशन 2, if interest rates increase by 75 basis points, if interest rates increase by 75 basis points, and you can underline that. So नीचे लिखेंगे if interest rate increases, duration will decline. If interest rate increases, duration will decline. Full stop. To bring back the duration to its original situation, to bring back the duration to its original situation, we should buy long-term bonds and sell short-term bonds. We should buy long-term bonds and sell short-term bonds. Perfect. Now, come to this question. Very simple and straightforward question. A bond is held for a period of 45 days. The current discount yield is 6% per annum. And it is expected कि अगर yield 200 basis point से बढ़ गया ना, तो current market price will come down by 2.5. तो अब उल्टा है, तो face value क्या होगा और फिर bond equivalent yield क्या होगा? तो देखिए, अगर interest rate is 6%, तो अपन एक तरह से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं. देखिए 45 डेज का है, तो 6% अपॉन 365 कितना आ रहा है? .9 0.9926. 1 रुपए की वैल्यू क्या रहेगी अगर 6% रहेगा तो? और इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है? 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट 6 का क्या हो जाएगा? 8%. तो ऐसे केस में क्या होगा? सॉरी मैम,
0.9901 ऐसा. So what is the difference? ऐसा. अब आपको मालूम है दिस इज द डिफरेंस इफ द इंटरेस्ट रेट्स चेंज, दिस इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर. और डिफरेंस इन प्राइस, उन्होंने खुद बोला है अगर ऐसा होता है तो बॉन्ड की प्राइस में कितने रुपए का फर्क आएगा? 2.5 रुपीज. Therefore, face value of bond will be 2.5 upon 0.0025. परफेक्ट. समझ में आ गया ना? मतलब हमने वो डिस्काउंटिंग फैक्टर से निकाल लिया कि अगर मेरा 6% रेट चल रहा है तो हमने तो पहले क्या किया, 45 दिन का निकाल लिया, क्योंकि 6% पर एनम होता है ना. तो 6% को इंटू 45/365 कर लिया. जब उसको 1 से लेस करते हैं मतलब मालूम पड़ता है कि अगर 6% मार्केट में रेट चल रहा है तो आज से 45 दिन बाद मेरा 1 रुपया 99 पैसा 26 हो जाएगा. अगर 8% चलता तो वही मेरा 1 रुपया आज से 45 दिन बाद 0.99 पैसा हो जाता. तो वो कितना डिफरेंस आ रहा है? 0.0025 का. और ऐसा जो बॉन्ड की प्राइस है वहां पर कितने का फर्क आ रहा है? 2.5 रुपए का. तो समझिएगा कि फेस वैल्यू 1000 है. बना लीजिए. कैलकुलेशन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड. कैलकुलेशन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड. कैलकुलेशन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड. अंडरलाइन कर कर सबसे पहले अगर इंटरेस्ट रेट 6% है, इफ इंटरेस्ट रेट इज 6%, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. डन. और उसके नीचे भी उन्होंने कैलकुलेशन ऑफ क्या दिया है? बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, बीईवाई. लिख दीजिए. कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड. कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड. अब वो क्या कैसे कैलकुलेट होता है? अगर 6% है तो 6% पे आपकी बॉन्ड की प्राइस क्या थी? अब 1000 रुपया फेस वैल्यू मालूम पड़ गया ना. तो 6% पर 0.9926 था, तो 1000 इंटू 0.9926 विल कम टू 992.6. यस और नो? तो फॉर्मूला वही है, फेस वैल्यू माइनस द इशू प्राइस अपॉन इशू प्राइस into 365 divide by number of days to make it annualized into 100. So face value is 1000. 6% पे क्या प्राइस है? 992.6 upon 992.6 into 365 divide by 45 into 100. परफेक्ट. ये सेम चीज 2 मिनट रुक जाइए. ये सेम चीज मैंने आपको इंटर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में सिखाया था, और उसमें अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको अभी बता दूं फिर से. जब कोई हमें बोलता है ना
कि भैया ये कितने का है, हमने बोला ये 100 रुपये का, किसी ने बोला प्लीज़ डिस्काउंट दो ना, आपने बोला ठीक है 2% डिस्काउंट, तो एक्चुअल में आपने 2% नहीं दिया, 2% से ज़्यादा दिया, क्योंकि वो रिसीवेबल में ऐसा पकड़ा जाता है, तुमने 100 रुपये मिलने वाले थे बट अब तुमको कितने मिलेंगे, 98, तो तुमने 98 रुपीज के लिए 2 रुपए का खर्चा कर दिया। तो अभी आप इसको 2/98 इंटू 100 करेंगे, ये 2% से थोड़ा ज्यादा आएगा, करके देखो। इतना डिस्काउंट दिया। इसका मैंने दूसरा भी एग्जांपल इंटर में दिया था, ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कुछ कम्युनिटीज में, जैसे मैं गुजराती हूँ तो ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए, आपने 1 लाख रुपए मांगे, मैंने आपको मंथली 2% पे दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा चलता है मार्केट, 2% महीने का, तो 1 लाख पे 2% कितना हुआ, 2,000 रुपये। तो मैंने नॉर्मली क्या करना चाहिए, आपको आज 1 लाख रुपए देना चाहिए और आप मुझे मेच्योरिटी पर 1,02,000 दोगे, दैट गुड एज दैट, 2,000 का डिफरेंस आना चाहिए। गुजराती में ऐसा होता है नॉर्मली ब्याज काट के पैसा देते हैं, मतलब अगर मैं बोलूंगा आपको 1 लाख चाहिए ना, 1 लाख पे 2% कितना होता है, 2,000, तो मैं 2,000 काट के आपको 98,000 दूंगा, आपने मेरे को 1 लाख देना। अब जिसको नहीं समझता वो क्या बोलेगा, क्या एक ही तो हुआ, मेरे को अल्टीमेटली आप मुझे एक्स्ट्रा कितना दोगे, 2,000, मैं आपको 1 लाख दूं और आप मुझे 1,02,000 दोगे, तो आपने मुझे एक्स्ट्रा कितना दिया, 2,000, मैं आपको 98,000 दूं और आप मेरे को 1 लाख दो, आपने मेरे को एक्स्ट्रा कितना दिया, 2,000 ही दिया। बट एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो बाय गिविंग यू 98,000 आई चार्ज यू एन इंटरेस्ट ऑफ 2,000, सो व्हेन यू विल टेक 2,000 अपॉन 98,000 इंटू 100, मैंने आपको एक्चुअली 2% बोला, लेकिन आपसे 2% से थोड़ा ज्यादा ब्याज उठा लिया। आर यू गेटिंग दिस? ऐसे बहुत मार्केट में एड़ा बनते हैं, अच्छे अच्छे मतलब सीए भी बन जाते हैं। आप लोन लेते हो, वो आपकी प्रोसेसिंग लोन बोलता है 7%, आपको लगता है 7% इज वेरी डिसेंट, लेकिन फिर वो क्या हो जाएगा जब डिसबर्समेंट आएगा, तो वो लोन में ये चार्जेस वो चार्जेस ये चार्जेस काट के, अब वो क्या हो गया, आपने काट के जो आपके हाथ में पैसे आए उस पे तो इंटरेस्ट नहीं भर रहे हो ना, जो सैंक्शन हुआ उस पे इंटरेस्ट भर रहे हो, तो वो इफेक्टिवली थोड़ा ज्यादा ही बैठता है। तो यही वो कंसेप्ट है विच इज नथिंग बट बॉन्ड यील्ड। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, आप बोल रहे हो कि मैं 992.6 आज दे रहा हूँ, मेच्योरिटी पे 1,000 मिलेगा, तो वो जो डिफरेंस है वो तो आज 992 पर आप खर्च कर रहे हो ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया। इसलिए आप कभी भी देखना जो भी रेट चल रहा होगा ना, तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इज नथिंग बट वाईटीएम इज नथिंग बट आईआरआर, बट जैसे अपन बीईवाई बोलते ना, तो फिर वो क्या आ जाता है, अब जैसे ये 6% है, तो आपको आंसर क्या आया, 6.05, क्यों, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट 1,000 बट 992.6। जैसे मैंने अभी आपको बोला मैं आपको 2% डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन आप जब कैलकुलेट करने बैठोगे ना वैसा, तो वो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा। अब जैसे अगर आप 8% पे बीईवाई निकालोगे, तो 1,000 माइनस, अब 8% पे देखो क्या था, 990.1, अब 990.1 इंटू 365 अपॉन 45 इंटू 100, समझ में आया एवरीबडी? तो वो बी वाई इज नथिंग बट वाई टी एम वाई आर आर, बट जब वो बी वाई बोले ना तो फिर आपको वैसा निकालना है। अब समझ में आया? अब आप बोलोगे क्या चिंदीगिरी है, और तुम भी क्या, तुम गुजराती चिंदीगिरी, वो अपना अमाउंट बहुत छोटा रहता है, तो अपन ऐसा बोलते हैं कि 98,000 दिया और लाख क्या लिया और 1 लाख लिया और 1,02,000 लिया क्या, बट बैंक्स के लिए आप समझ रहे हैं 0.10% ऑन अ 40,000 करोड़ का डिसबर्समेंट, यस, पूरा औरंगाबाद का सबका सैलरी निकलेगा, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क गिरता है जब आप बड़े लेवल पर खेलते हो, तो वहां पर तो ये चीजें मायने रखती है। तो कहीं पर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हो बी वाई इज नथिंग बट आई आर आर नथिंग बट वाई टी एम, बट वो फॉर्मूला समझा ना, डिनोमिनेटर में वो फेस वैल्यू पे नहीं कैलकुलेट हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, आज की इशू प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, वो इंटर रिसीवेबल्स डिस्काउंट का एग्जाम्पल, अभी मनी लेंडिंग का आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो डिनोमिनेटर का चेंज होने से रेट थोड़ा सा ज्यादा आके दिखता है ऐसा।
चलो बताइए, बराबर, परफेक्ट। बढ़ूं आगे? ओके। अब जहां तक मुझे मालूम है, एक ये क्वेश्चन बचा है जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, और लास्ट के 3 बचे हैं। एग्रीड है? बराबर है ना? तो चलिए फ्रेश पेज पे पहले लिख दीजिए एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। विश्वास कीजिए मुझ पर, नहीं मतलब कैसा हो जाता है ना। एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, अंडरलाइन कीजिए, मैं जो बोलता हूँ वो लिखते रहना है, ठीक है? बराबर से। सबसे पहले द एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस अज्यूम्स, the expectation hypothesis assumes that investors establish bond prices bond prices and interest rates strictly on the basis of expectation for interest rates. Expectation for interest rates. Full stop. Next line. This means that investors are indifferent. Investors are indifferent with respect to maturity, with respect to maturity, and they treat long-term loans, long-term bonds, and short-term bonds as same. Full stop. In such case, the maturity risk premium. In such case, the maturity risk premium for a long-term bond, is considered as zero. Full stop. Next para. As a result, the long-term interest rate is simply the long-term interest rate is simply the weighted average. The long-term interest rate is simply the weighted average of current and expected future short-term interest rates and expected future short-term interest rates. Full stop. In other words, to find a long-term interest rate, we will assume and take into consideration. We will assume and take into consideration short-term interest rates and expected future short-term interest rates and expected future short-term interest rates. And we do not consider expected
future long term interest rates. We do not consider future long term. Yes. Next line. Thus, forward rates are equal to market consensus, market expectations of the future short term spot interest rates. Of the future short term spot interest rates. Next line. The formula to calculate is as follows. The formula to calculate is as follows. फॉर्मूला दिख रहा है आपको? 1 प्लस एफ इज योर फॉरवर्ड फॉर एन, मतलब कौन से ईयर का है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, वाई इज स्पॉट, एन अगेन इज ईयर्स, अपॉन 1 प्लस वाई एन माइनस 1 रेज टू एन माइनस 1. परफेक्ट. अभी मैंने जो लिखाया 1 मिनट 2 मिनट उसको रीड करके फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपने जब लिखा तो वो तो इंग्लिश ग्रामर बोल के लिखा, अभी एसएफएम बोलकर थोड़ा सा उसको रीड करिए, समझिए. वाह, मस्त समझा, समझा. सो इन शॉर्ट वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आपने सच में थोड़ा सा भी दिमाग लगाया उसमें, तो वो ये बोल रहे हैं, आज आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से 1 साल 2 साल और 3 साल, इस थ्योरी का सिर्फ इतना ही बोलना है कि अगर आज से 1 साल अगर समझो किसी को इन्वेस्ट करना है आज 1 साल के लिए, तो 6% अगर चल रहा है, और आज से 1 साल बाद किसी को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो 8% रेट चल रहा है, और आज से 2 साल बाद किसी को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर वो रेट 7% चल रहा है, तो आज ही किसी को अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो जो रेट होगा वो होगा 1.06 इंटू 1.08 इंटू 1.07. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से. इसका मतलब अगर आप ऐसा बोलेंगे, छोटा ले ले एग्जांपल, अगर ऐसा लगता है कि बाबा मेरा तो डोका इतना नहीं चलेगा, एग्जांपल को छोटा कर दीजिए. आज से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना, क्या रेट रहेगा, विल बी इक्वल, थ्योरी कहती है, टू आज से 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना और फिर 1 साल बाद 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना. अगर आज से आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया
तो 6%, और आज से 1 साल बाद आपको लगता है इंटरेस्ट रेट 8% रहेगा, तो आज अगर आप सच में बैंक को जाके बोलोगे ना मुझे आज ही 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो जो रेट चल रहा होगा ना वो ये रेट चल रहा होगा। समझा? इसलिए वो जो थ्योरी में हमने लिखा है कि व्हेन यू वांट टू कंसीडर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, यू विल नॉट डायरेक्टली कंसीडर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, बट यू विल कंसीडर द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स नाउ, एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, और उसका वेटेड, उसका मल्टीप्लिकेशन विल बी द रेट दैट विल बी ऑनगोइंग अभी। मतलब आप इट्स एज गुड एज, अभी आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, आपको ये मालूम है आज ही 1 लाख की एफडी 3 साल बनाना तो आपको एक ब्याज बोलेंगे वो ब्याज मिलेगा, और आज 1 साल के लिए एफडी बनाना, फिर वो टूटेगी एफडी, फिर 1 साल बाद कुछ तो अलग ही रेट चल रहे होंगे, वो रेट पे आपने 1 साल के लिए एफडी बनाई, फिर आज से 2 साल बाद कुछ अलग रेट चल रहे होंगे, फिर आपने फिर से एक एफडी बनाई 1 साल के लिए, आप वो जो कमाओगे और आज ही आपने 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया, इस वन एंड द सेम। समझ में आ रहा है? जैसे अभी मुझे मालूम नहीं, आप लोग तो अभी थोड़ा ऑब्वियसली लर्निंग फेज में, अब धीरे धीरे आप जल्दी अर्निंग फेज में आ जाओगे। जैसे अभी हम लोग का बहुत डिस्कस चलता है क्या दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू मेक एन एफडी, नॉट फॉर 1 ईयर 6 मंथ 1.5 2, बट एक्चुअली फॉर 4 and 5, बिकॉज अभी इंटरेस्ट रेट पीक पे, अब यहाँ से ऊपर तो इंटरेस्ट रेट जा नहीं सकता, यहाँ से ऊपर गया तो खत्म ही हो जाएंगे अपन। तो आज अगर इंटरेस्ट रेट 7.5 और 8 चल रहा है, तो पागल जैसा आज एफडी बनाएंगे 7.5% पे, तो 1 साल बाद मैच्योर हो जाएगी, 1 साल बाद तो रेट 6 चल रहा होगा, फिर एफडी बनाने जाएंगे तो 6 में मिलेंगी, तो आज ही क्यों ना 4 साल के लिए एफडी बना दी जाए, तो अपना पैसा 4 साल के लिए 7.5% पे लॉक हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? फिर 1 साल बाद क्या, और 2 साल बाद क्या, और 3 साल बाद क्या, लेकिन एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस कह रहा है आप ऐसा बीट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर बैंक आपको आज कोट कर रहा है ना कि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव सीन, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ सम कंपनीज, तो अगर आपने कभी जाना तो ले लेता हूँ, अभी मुथूट फाइनेंस अगर आप देख रहे होंगे, या कोई एनबीएफसी कंपनी का अगर आप देख रहे होंगे, उसमें ऐसा लिखा रहेगा 24 महीने का बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो 8.4, 36 महीने के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो 8.6, 48 मंथ्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा तो 8.7, 60 मंथ्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो 8.9, और फिर ऐसा लिखा होता है 120 मंथ्स के बॉन्ड के लिए इन्वेस्ट करेगा तो 9.9%, because practically everybody understands that there is a maturity risk for a long term bond, and to compensate that you need to give investor थोड़ा ज्यादा। yes, अभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मुथूट कंपनी तो बहुत अच्छा है भाई, लाइफ टाइम चलेगा, बट समझ लीजिए ना, समझ लीजिए, समझाने के लिए समझना है, बाकी ऐसा कोई कुछ करना नहीं अपने किसी का। 24 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 8.4 है, और आप मेरे को बोलेंगे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और आप मेरे को 8.4 देंगे, कोई भी 24 महीने के लिए जाएगा। इफ यू वांट कि मैं 10 साल के लिए आपके साथ अटक जाऊं, तो कुछ तो रिस्क है ना उसमें, कि आज से 2 साल बाद क्या ही डूब लेगा, और आज से 10 साल बाद कुछ भी हो सकता है। आप भी अपना फ्यूचर आज से 6 महीने, आज से 1 साल देख सकते हो, आज से 10 साल बाद कोई नहीं देख सकता। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते आज से 10 साल बाद तुम क्या कर रहे होंगे और क्या नहीं कर रहे होंगे। मे बी आप 2 इयर्स का प्रेडिक्ट कर सकते हो, 3 साल का प्रेडिक्ट कर सकते हो, 5 साल का प्रेडिक्ट कर सकते हो, बहुत बाद में भगवान की दिव्य शक्ति है भाई तेरे पास, तो 5-7 साल का उसके ऊपर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? हाँ, आप तो देख रहे हैं भगवान कभी भी किसी को भी ले ले रहा है। भगवान बोल रहा है आज किसका नंबर है, तेरा, यू नो तुम्हारे घर पे जो टेबल बने टाइम टेबल, सब टाइम टेबल एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। एंड तुम्हारे इन द सेंस, मतलब मैम भड़क रहे, ऐसा कैसा बोल रहा है नवंबर देना है मेरे को, ऐसा नहीं बाबा, भगवान करे, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि भगवान करे आप 100 साल नवंबर देते रहे, भगवान करे आप नवंबर दे और फिर 100 साल जिए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। बट आपको डायग्राम से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस से आप ऐसा पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो जो आज से 3 साल इन्वेस्ट करने का जो रेट है ना, वो कभी भी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो होंगे आज से 1 साल, 1 साल बाद आज से 1 साल, या आप ऐसा भी कर सकते हो 0 1 2 3, आज से 2 साल आपको इन्वेस्ट करना है, आज ही 2 साल इन्वेस्ट करना है, और 2 साल के बाद मुझे 1 ही साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आज से 2 साल का रेट और 2 साल बाद 1 साल का रेट का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे इट विल एग्जैक्टली बी इक्वल टू आज ही 3 साल से। ऐसा ये मैच ही होते रहेगा, मिसप्राइसिंग नहीं होगा, ऐसा थेरी का बोलना है। मिसप्राइसिंग होगी
तभी तो लोग अपने डिसीजंस को चेंज करेंगे ना। इसी शेयर्स में अगर एक पर्टिकुलर कोई शेयर है, हमें लगता है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे है, उसकी प्रॉपर वैल्यू पे है, तो कोई बाय भी नहीं करेगा, उससे कोई सेल भी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बाय और सेल कब करता है? जब उसको लगता है कि देयर इज अ मिस प्राइसिंग, देयर इज अ मिस प्राइसिंग। वो कुछ लोग गोल्ड अचानक से 75 हो जाएगा, तो कुछ लोग सेल कर दे रहे हैं, क्योंकि लोग लगता है इट इज ओवर वैल्यूड, इसकी जो एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा चढ़ गया है, बेच दे बेच दे बेच दे। अब कुछ लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उसको लगता है अरे 75 है ना, अभी तो देख 80 जाएगा गोल्ड का, अभी तो बहुत सस्ते मिल रहा है, उठा उठा, लोग ले रहे हैं। तो कोई भी चीज बाय और सेल कब हो रही है? आपको लगता है वो उसकी इंट्रिंसिक इक्विलिब्रियम वैल्यू से हट गया है, इसीलिए लोग बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? मतलब 91% तो लोग टाइम पास ही कर रहे हैं ट्रेडिंग में, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, समझ में आया ये वाला पार्ट? तो अभी अपने को इसके ऊपर सम करना है, देखिए कैसे 2 मिनट समझता है। अच्छा, अब इधर ये वाले फॉर्मूला को भी थोड़ा समझ लीजिए ना। तो अगर मैं बोलूं 1 + एफ इज अ फॉरवर्ड रेट फॉर 3 years, एन इज 3, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो बाजू में आएगा 1 + spot rate for 3 raised to 3 अपॉन 1 + spot rate for 2 years raised to 2, right? So we'll utilize this formula अभी इस क्वेश्चन में। एफडी का, यस। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो क्या बोल रहे हो? वो तो आप 1 साल का ही देते ना आपको, सबसे ज्यादा पीक इंटरेस्ट आप कोई भी बैंक में देखना 1 साल का ज्यादा रहेगा, 1 साल और 5 दिन, 1 साल और 10 दिन, 1 साल और 12 दिन। फिर आप अगर आप 18 महीने और 2 साल और 3 साल जाएंगे तो रेट कम रहता। हाँ, कोई भी अब लेके आ जाओ कल फोटो में, मैं एक एफडी बना के दूंगा आपको। अगर आप 6 महीने के लिए करेंगे, देखिए 2 महीने का करेंगे कम रहेगा, मैं वही बोल रहा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बता दूं, 2 महीने का रहेगा कम रहेगा, 3 महीने का ज्यादा रहेगा, 6 महीने का और ज्यादा रहेगा, 9 महीने का और ज्यादा रहेगा, 12 महीने का ज्यादा रहेगा, फिर 12 महीने और 10 दिन का बहुत ज्यादा रहेगा, और फिर 18 महीने का कम रहेगा, 24 महीने का कम रहेगा, 36 महीने का और कम रहेगा इंटरेस्ट रेट, ऐसा रहता है। क्योंकि बैंक को भी ऐसा ही चाहिए कि 1 साल, अब उसमें आप भी थोड़ा इनकम टैक्स सीख रहे हैं, 1 साल से ऊपर आ तो टीडीएस वीडीएस कट जाता, आप बीच बीच में, नहीं तो क्या हो जाता, बहुत खतरनाक है अपने इंडिया में, 2 अप्रैल को लेकर बराबर 29 मार्च को मैच्योर कर देते लोग। तो 1 साल कटा तो कहीं ना कहीं इधर से तो उधर रिपोर्ट होता है। और बैंक को एक साल का ही नजरिया समझ में आता है। आप अगर आज 7.5% पे मतलब बैंक लॉक करने तैयार है, बट 1 साल 10 दिन का समझो रेट 7 रहेगा, तो 3 साल का 7 रहेगा, 6.5 रहेगा, 6 रहेगा। तो बैंक को भी आप इतने हाई रेट पे आपको साथ में लेके चलना नहीं है 3 3 साल 4 4 साल। एवरीथिंग हैज टू बी इन अ रोटेटिंग मैनर। हो गया, मेरा हो गया। तो अब ये यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर 1 ईयर का स्पॉट 5% है, 1 ईयर फॉरवर्ड स्टार्टिंग 1 ईयर फ्रॉम टुडे इज 6.5, एंड 1 ईयर फॉरवर्ड स्टार्टिंग 2 years फ्रॉम टुडे इज 8, तो व्हाट इज 3 ईयर का स्पॉट? आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या? मैं हिंदी में पढ़ के बताऊं, देखो आपको समझता है। आज ही 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो 5%, आज से 1 साल बाद 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो 6.5, आज से 2 साल बाद 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो 8%, तो आज ही 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो क्या? सही है सर? अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना है? ये ये निकालना है, मतलब एक कहने से एक तरह से ये चाहिए। हम्म, बरोबर है। तो कहने से अगर मुझे y3 चाहिए तो मुझे ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें 3 आए, तो मैं ऐसा लिखूंगा 1 + f3 इज इक्वल्स टू 1 + y3, तो ऊपर भी आएगा 3 और इधर आएगा 1 + y2 रेज टू 2। एग्रीड है? थोड़ा ध्यान से पहले मैं करता हूं फिर आप कीजिए ना, कहीं मत कीजिए। अब ये 3 टर्म्स मैंने लिखी हैं, आपको क्या लगता है इन 3 में से तीनों की तीनों हैं आपके पास क्वेश्चन में, कि एक ही है कि क्या है? जरा देखिए, कि एक भी नहीं है तो क्या है? मला तर काय कळेना। जैसे F3, तो अपने पास F3 है क्या? फिर अपने को Y3, तो अपने पास Y3 है क्या? Y2, तो Y2 है क्या?
y2 है, किधर है y2? 6.5 है क्या? वो y2 है, y2 का मतलब आज ही मेरे को इन्वेस्ट करना है 2 साल के लिए। वो बोल रहे हैं आज से 1 साल बाद 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो एफ हो गया। yes. समझा सर? स्पॉट मतलब आज, आज ही 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है y1, आज ही 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है y2, आज ही 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है y3। लेकिन आप बोलोगे आज से 1 साल बाद 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो फिर एफ आ जाएगा। अब देखो मैं तो आज ही आया हूँ ना। मैं बोल रहे मैं भी आज ही आई। बताइए। अच्छा, 1 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब 2 का एक बना रहा हूं, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा? अच्छा, यही इक्वेशन को ऐसा लिखूं तो? क्या क्या समझा ना? वो डिनोमिनेटर उधर ले लिया। अब 1 मिनट, इसमें वो पुट कर सकता हूँ ना मैं, 1 + y2 की वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो अगर उसमें पुट करता हूं तो कैसा दिखेगा? अब नीचे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। परफेक्ट। बिल्कुल, मुझे ऐसा मत समझना कि मैं पागल हूँ, वो रेस टू 1 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं 1 2 बार नहीं लिखा हूँ, मुझे आया, लोग बोले ए उसने गायब कर दिया था, गायब कर दिया 1 का, इसलिए मैं इसको एंड तक रख रहा हूँ, एंड में उड़ाऊंगा। क्या हो जाता है, फालतू अपने में एलिगेशन आ जाते। क्लियर है एवरीबडी? अब मेरे को बताओ इसके अंदर सब है क्या, कि इसके अंदर भी नहीं है? हुँ? मुझे मालूम नहीं मैम, y3 छोड़ के है सब, और y3 तो चाहिए, y3 तो चाहिए, वही तो निकालने के लिए कर रहा हूं। तो यहाँ पर 1 + f3, 1 + f2, 1 + y1 इज इक्वल्स टू 1 + y3। अब आपको y3 तो चाहिए था, बताइए 1 + f3 कितना है? हाँ, 1 + f2, और ये कितना आ रहा है बोलो? पहले 1.08 इंटू 1.065 इंटू 1.05 कितना आ रहा है? 1.20 ऐसा इज इक्वल्स टू 1 + y3 रेस टू ऐसा, बराबर। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे? तो ये ऐसा हो जाएगा, यस और नो? देखो, करो। 1.20771, 12 बार रूट, -1 डिवाइड का साइन, 3 + 1 इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल 6.5। जो भी आपका इंटू इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू हो गया होगा, फिर -1 इंटू 100 करने का एंड में। समझा? बना लो। फॉरवर्ड के लिए
डन का चलिए अगेन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन थ्योरी आपको 1 ईयर फॉरवर्ड रेट्स निकालने हैं ईयर 2 और ईयर 3 का। तो मतलब आपको क्या चाहिए? वेरी गुड, F2 और F3। तो अब अगर मेरे को ईयर 2 में मतलब F2 चाहिए तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? F2 इज इक्वल्स टू राइट ना, मेरे पास ऊपर दिया हुआ है व्हाट इज ईयर 2 का 11.25 और व्हाट इज ईयर 1 का? खत्म हो गया, फिर बनाओ ना। दीजिए मुझे डायरेक्ट फाइनल आंसर। और वैसे ही ईयर 3 का F2 का 12 आ रहा है। और F3 F3 का भी बताना। हाँ 13.52। डन। अरे बड़ी दिस क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 बार आ गया। डिटो डिटो इंस्टीट्यूट नंबर्स भी चेंज नहीं कर रही। चलिए देखते हैं, मैं ही करने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आपको अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी है विद द इंटरेस्ट रेट्स, और आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो सब दे रखे हैं। और आपको प्राइजेस भी दिए और उन्होंने आपको बोला है कि मुझे फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट्स निकाल के चाहिए। मतलब आपको अभी F1 भी चाहिए, F2 भी चाहिए, F3 भी चाहिए और F4 भी चाहिए। तो अभी सबसे पहले ध्यान से देखिए, ईयर 1 बरोबर एवरीबडी। अब ईयर 1 का अपने को खुद को मालूम नहीं है, तो 1 लाख फेस वैल्यू है, उसको क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज ये करंट प्राइस आएगी। आपको ये समझता है ना, जब मैं उसको डिवाइड बाय 1 प्लस रेट कर रहा हूं, मतलब एक तरह से मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हम कैसे करते हैं कैलसी पे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ना। तो मैं एक्चुअली वही कर रहा हूं कि 1 लाख को ऐसे तो फर्स्ट ईयर के क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रेट 91,000 आ रहा है।
समझ रहा है क्या दोस्त? कितना आ रहा है F1 बताओ? 9.9.89 बराबर है। अब इधर देखो, अब अगर मुझे ईयर 2 का कैलकुलेट करना है, अब ईयर 2 में मेरे को 2 साल का बॉन्ड है, तो कहना है से पहले साल मुझे कूपन मिलेगा और दूसरे साल मुझे कूपन प्लस फेस वैल्यू मिलेगा। तो अब इधर देखिए मेरा कूपन पेमेंट क्या है सेकेंड ईयर के बॉन्ड के लिए, 10.5%। ध्यान से देखो कैसे लिखता हूं, पहले देखो इधर, तो 10,500 डिवाइड बाय, अब मुझे मिल गया है कि एक साल का रेट क्या है, एक साल का रेट क्या है, बरोबर, तो मैंने बराबर उससे मल्टीप्लाई किया, प्लस अब ईयर 2 में मुझे 10,500 भी मिलेंगे और 1 लाख भी मिलेगा, 1,10,500। इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अब इसको क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, समझा? समझा? आज एक साल का इज 9.89, बट आज से एक साल बाद एक साल का वो F2 है ना, तब जाके मुझे आज से 2 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या रहेगा वो मिलेगा, तो इज इक्वल्स टू 99,000। अब इससे अपने को F2 मिल जाएगा। तो अगर आप मैं आपको हेल्प करता हूं, बताइए 10,500 डिवाइड बाय दैट, 95,555, ओके, प्लस 1,10,500 डिवाइड बाय 1.0989, तो इसको ऐसे ही रखता हूँ 99,000। अब एक काम करो, वो 9,555 को उधर ले लेंगे, उसको माइनस कर दो, और 89,445 को इधर ले लेता हूँ, सो वन, क्या बोले आप, 80, राइट, देखो बताओ F2 कितना आ रहा, नहीं ना, गलत आएगा ना, 12.42, ये आपका F2 आया। अब समझ रहा कैसे गेम हो रहा है वो? अब रुको एक मिनट, अब ईयर 3, फिर अभी आप ही करना ईयर 3। अब इधर देखो, ईयर 3 का मेरा कूपन पेमेंट क्या है, 3 साल बॉन्ड के, तो 11 है, तो मतलब 1 लाख पे 11,000। अब इधर देखो कैसे लिखता हूं मैं, 11,000 जो कि फर्स्ट ईयर में मिलेगा, तो मेरे पास फर्स्ट ईयर का रेट है, राइट, फिर मेरे को सेकेंड ईयर में भी 11,000 मिलेंगे। अब मेरे को मालूम है मेरा सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा, क्या होगा, बहुत खतरनाक है तुम, यस और नो, इट विल बी अ वेटेड ऑफ दिस ना, आज से एक साल का रेट है 9.89%, और आज से एक साल बाद का एक साल का रेट है 12.42, तो मुझे आज से 2 साल का जो रेट चाहिए रहेगा, इट विल बी 1.0989 इंटू 1.0, वो 12.42%। फिर अब 1,11,000, अब आप बोल दो तो मुझे खुशी हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, हाँ फिर, हाँ, इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू, 99,500। अब समझा? तो अब इस ऐसे आपको क्या मिल जाएगा, F3, और फिर से वैसा कैसे करना है आपको, ईयर 4, जरा ईयर 4 का करेंगे, बताइए क्या कूपन पेमेंट है, 11.5, तो अभी ऐसा होगा ना, 11,500 1.0989, राइट, प्लस 11,500, अभी आप एक बार कर दीजिए ना ये इसका, 1.0989 इंटू 1.242 कर दीजिए ना, नहीं ना मैम, 1 पॉइंट ही आएगा ना कुछ भी, 1 पॉइंट, आपने 1.0989 इंटू 1.1242 किया, हाँ
2354 प्लस 11500। अब इधर अपने पास नहीं है थर्ड ईयर का, राइट? तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, और यहाँ पर वो F3 आएगा ना। आई होप आपको मालूम है F3 निकालना नहीं है, F3 ऊपर से आ जाएगा यहाँ पर। तो फिर रखेंगे इसको x, उसको y, और यहाँ पर अब कैसा आएगा? फिर यहाँ पर वो आपका वो भी आएगा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे यस विच कम्स टू समझा? अब समझा इंस्टीट्यूट ने इसको 3-4 बार क्यों पूछा है? तो वेरी सिंपल, चलो बनाओ। इसको सब सिंपल ही लग रहा, करना हमको है, कर लीजिए मैम।
यस, ईयर 3 का क्या आ रहा है बोले? नहीं क्या? चलिए, ईयर 4 का F4 ये निकालना है। डन क्या बडी? चलिए, डन। व्हाट इज F4? 12.78। 12.78 आ रहा है। परफेक्ट। कम टू द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। वो मैंने क्यों, ये भी फॉरवर्ड रेट वाला ही क्वेश्चन है, वो भी वही कैटेगरी में आना चाहिए था, बट यहाँ आ गया। So Sonic issued 8% 5-year bonds of 1,000, each having a maturity of 3 years. The present rate of interest is 12% for one tenure, but it is expected कि जो forward rate of interest है for the next 1 year 75 basis point से गिरेगा, और फिर further जो नेक्स्ट ईयर का रहेगा वो 50 बेसिस पॉइंट्स के लिए गिर जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है बॉन्ड का बीटा भी 1.02 और बहुत पॉपुलर है ड्यू टू लेस क्रेडिट रिस्क। तो पहले आप इंट्रिंसिक वैल्यू बताइए और फिर एक्सपेक्टेड प्राइस बताइए। आप भी समझ रहे हैं सेकेंड बिट क्या होगा? जो आप फर्स्ट बिट का आंसर आएगा फिर आप उसको क्या कर दोगे, इनटू 1.02 द बीटा, तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बॉन्ड। बट मतलब पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही निकालना है। अरे यस और नो? ओके, तो कैसे करने का अभी? अब पहली बात आप समझ रहे हैं 3 साल में बॉन्ड की मेच्योरिटी आने वाली है, बराबर। अभी 1 साल के लिए क्या रेट चल रहा है? 12%। फिर उसके बाद दूसरे साल क्या रेट चलेगा? बहुत बढ़िया, इतना जोशीला आंसर। यस और नो? 75 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.75। यस और नो? और फिर वो बोल रहे हैं और 0.5 से गिरेगा मतलब 10.75। तो अब अगर मेरे को वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है, यस और नो? अब 1,000 रुपए का बॉन्ड है तो 8% के हिसाब से कहना से 80 रुपए। तो इधर देखो, पहले साल मेरे को 80 रुपीज मिलेगा, मैं उसके लिए जो डिस्काउंटिंग रेट यूज करेगा वो होगा, राइट। फिर मेरे को जो दूसरा मिलेगा 80, उसके लिए मेरा क्या रेट रहेगा, राइट। और फिर तीसरे साल मेरे को 80 रुपए मिलेंगे और 1,000 भी मिलेंगे, उसके लिए मैंने क्या यूज करना चाहिए? कर तेरे को क्या यूज करने का, एक बार हो गया कि बोल हमको। सो दैट विल गिव यू योर वैल्यू ऑफ बॉन्ड। चलिए, पहले वैसे ही बता दीजिए रेट्स फॉर ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। क्या आ रहा है? पॉइंट 918.27 is the intrinsic value. Therefore,
यस तो फिर मार्केट में ये बॉन्ड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहेगी बिकॉज इसका बीटा 1.02 है, सो यू मल्टीप्लाई विद द इंट्रिंसिक वैल्यू 1.02 का बीटा, सो ऐसे बॉन्ड की मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी? 936.64। और है खत्म ना क्वेश्चन? डन। सो दैट्स इट, यहाँ पर आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर।